हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मजे में होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। वेलकम बैक टू अवर चैनल नीट बायो हब। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लिविंग वर्ड के बारे में। ये जो है हमारी क्लास 11 बायोलॉजी का सबसे पहले चैप्टर। अगर हम लोग एक बेसिक डिस्क्रिप्शन की बात करें लिविंग वर्ल्ड की, तो यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट एक बेसिक बायोलॉजी की चीजें जो हम लोग पूरे 2 साल यूज करते ही रहते हैं, है ना। कि भाई फॉर एग्जांपल लिविंग क्या है, सबसे पहले तो यही आता है लिविंग क्या है, लिविंग वर्ल्ड क्या है, क्या चीजें हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, क्या चीजें हैं जो नहीं हो तो वो ऑर्गेनिज्म जो है या फिर वो थिंग जो है वो नॉन लिविंग कहलाता है। तो वैसे तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं मानता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमें बेसिक डिस्क्रिप्शन होगा हर बायोलॉजी की चीजों के बारे में, हर लिविंग चीज के बारे में कि भाई वो लिविंग क्यों है। हम लोग इसमें टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हो गई, किंगडम, फाइलम, जीनस, स्पीशीज एक्सेट्रा, है ना। जो हम लोग कंप्लीट 2 इयर्स हम लोग चलते रहते हैं, हम कुछ भी पढ़ेंगे वहां पर बायोलॉजी में हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो है हम लोग टेक्सोनॉमिकल हायरार्की भी पढ़ेंगे कि भाई किंगडम एनिमेलिया में आता है, प्लांटी में आता है। सबसे पहले तो ये किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है, ऑर्डर क्या है ना। तो ये चैप्टर जो है हमें हमारे बेसिक्स बताता है बायोलॉजी के बारे में। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अपनी कॉपी किताब उठाइए एंड हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर लिविंग। सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग बायोलॉजी की बात कर ही रहे हैं कि बायोलॉजी क्या है। देखिए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और बायो मतलब हम लोग करने वाले हैं लिविंग की स्टडी। तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग या फिर बोले वो साइंस है कि हम लोग लाइफ फॉर्म्स, लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं ना। तो बायोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो हम लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। फिर अगर हम लोग लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड क्या है कि लिविंग वर्ल्ड हम लोग उस कंप्लीट चीज की बात कर रहे हैं जिसमें अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हो, है ना। तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आती है, इधर इट इज माइक्रोब्स, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स में हमारे वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो हमें हमारे डायरेक्ट नेक्ड आईज दिखाई नहीं देते, है ना। अब डिस्क्रिप्शन अगर हम लोग लिविंग बीइंग का दें ह्यूमंस को मिला के, तो हमारा जो है ह्यूमन हिस्ट्री से वहां पर बहुत रिलेटेड है। बट अगर हम लोग एक इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जब बायोलॉजी जो है उसके में ह्यूमंस ने इसके बारे में जानना शुरू किया और ज्यादा वो जो है इंटरेस्टेड हुआ कि भाई क्या है बायोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स क्या क्या प्रोसेस चल रही है। तो देखो, बायोलॉजी को पढ़ने के लिए ना हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यू। एक है हमारा एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू कहता है कि ह्यूमन सबसे सुपीरियर है, कोई और स्पीशीज इनके आगे कुछ नहीं, जो कि गलत है। हर स्पीशीज का अपना एक लिमिट, अपना एक रोल है प्ले करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल नॉलेज में थोड़ी सी लिमिटेड प्रोग्रेस। दूसरा है बायोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। भाई ये बोलते हैं कि और स्पीशीज आर कंसिडर्ड इक्वल, ठीक है, कि भाई हर स्पीशीज का अपना एक रोल है, हर स्पीशीज इक्वल है, और हमारे पास जो है बायोलॉजिकल नॉलेज जो है यहाँ पर लिमिटेड नहीं रहती है। हम लोग और ज्यादा लोग अलग अलग स्पीशीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या रोल है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी क्या हो गया? Humans are superior than other species. Humans are superior than other species. एंड यहाँ पर जो है लिमिटेड बायोलॉजिकल नॉलेज प्रोग्रेस हमको मिलेगा, लिमिटेड प्रोग्रेस बायोलॉजिकल नॉलेज। फिर आता है हमारा बायोसेंट्रिक बायोलॉजी कि भाई ऑल स्पीशीज आर इक्वल, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका अपना एक काम है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बायोलॉजिकल नॉलेज का गेन बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग हर स्पीशीज को बराबर मान के चलेंगे कि भाई सबको जीने का हक है, सबका अपना काम फिक्स है ना। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका अपना अपना एक रोल है, ठीक है। तो ये हमारा बायोसेंट्रिक व्यू बायोलॉजी।
कि भाई आज के टाइम पे प्रेजेंट डे में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर समहाउ इन एनी वेज, है ना, दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। सबका कुछ ना कुछ काम है, सब एक दूसरे से कुछ ना किसी तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। भले प्रेजेंट की बात कर लो, पास्ट की बात कर लो, फ्यूचर की बात कर लो, ठीक है, हम लोग किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल की बात करें, किंगडम होना से किंगडम प्लांटिंग में सब में डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल है, हाँ, दैट कैन डिफर और वेरी अप टू डिफरेंट डिग्रीज, बट थोड़ा बहुत लिंक तो है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अल्टीमेटली तो all organisms are linked to each other। भाई हम डीएनए का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई वी शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। हाँ, उसके अंदर हो सकता है कि भाई वेरिंग डिग्रीज आर, बट टू वेरिंग डिग्रीज, भाई हाँ ठीक है, उसमें डिफरेंसेस है, बट है तो डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल ना। इवोल्यूशन के टाइम पर जो है वहां पर उसमें चेंजेस आए हैं, वो हम लोग कंसिडर करते हैं, बट किसी ना किसी तरह रिलेटेड तो है ना। सारी स्पीशीज जो है वो इक्वल है, बायोसेंट्रिक व्यू बायोलॉजी लेके चलना में बहुत अच्छा है ना। फिर आते हैं कि भाई हम लोग ये लिविंग क्या है ना। देखिए लिविंग वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो एक बहुत ही वंडरफुल, डाइवर्स जो है एक एरिया हो गया, फील्ड हो गई, जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज आते हैं, है ना। एवरी ऑर्गेनिज्म, लाइक कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो बहुत सारी एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, है ना, जिनको हम लोग एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं, माने आर्की बैक्टीरिया, वो भी है तो लिविंग। तो लिविंग वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो लिविंग वर्ल्ड जो है, लिविंग वर्ल्ड इज वेरी वंडरफुल, diverse and contains millions of species और organisms, ठीक है। इवन कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। अभी बात करें एक्सट्रीमोफाइल्स, हार्श कंडीशन लविंग जो है हमारे एक्सट्रीम और हार्श कंडीशंस लविंग, जैसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा सॉल्ट कंडीशंस होना, वहां पर भी ये जिंदा रह सकते हैं। तो फाउंड इन मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस, मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। अब लाइफ की बात करें तो लाइफ जो है यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग मॉलिक्यूल का, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। एंड इन केमिकल रिएक्शन से हमारे पास ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिस्पॉन्सिवनेस आता है, एडेप्टेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना। तो लाइफ जो है, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स organization of molecules that express itself in, और मैं बोल देता हूँ पर express itself through various chemical reactions, and these various chemical reactions leads to growth, reproduction, adaptation, responsiveness, etc। तो कहना चाहता है कोई भी चीज लिविंग जो है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है मिलके एक बहुत सारा कंप्लीट जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारी कहने के जा रहा है कि लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस, है ना। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे पास ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, एडेप्टेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो
फिर ये तो हो गया लाइफ का, है ना? एक लाइफ का हम लोगों ने जो है यहाँ पर डेफिनेशन दिया। जो ऑब्जेक्ट्स ये सारे हमारे पास केमिकल रिएक्शन से होने वाली जो इफेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, उनको हम लोग बोल देते हैं लिविंग बीइंग। तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स exhibiting these characteristics of life are called living beings। तो अब ये पता चल गया कि भाई लिविंग बीइंग क्या है। अब देखो उसने बोला कि यार कैरेक्टर्स में क्या सारे कैरेक्टर हम लोग ऐसे लेके चलेंगे, है ना? फॉर एग्जांपल मूवमेंट हो गया। फिर से सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि चलो ठीक है यार, अगर हम लोग जो हमें नीट ऐसे दिख रहा है उसमें भी हम लिखें कि भाई एनिमल्स तो मूव करते हैं पर प्लांट्स तो नहीं करते, वो तो जो है लोकोमोशन शो नहीं कर रहे, क्या वो लिविंग नहीं? बोले यार देखो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ करेक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है? हम कुछ करेक्टर्स ले लेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। बट हमें एक चीज का याद रखना, हम लोग ना एक नाम देंगे यहाँ पर कि भाई डिफाइनिंग प्रो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विदाउट एक्सेप्शन। पहली बात, विदाउट एक्सेप्शन present in all living organism and absent in all non-living things। कोई भी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक जो हम लोग पढ़ेंगे, अगर वो हर लिविंग में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग में नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी 100% इन लिविंग, 0% इन नॉन लिविंग, उसको हम लोग बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग 5 प्रॉपर्टी लेके, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास सेलुलर। देखिए सेल जो है, इतना तो हम लोग बचपन से सुनते हैं छोटी क्लास से, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। भाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पास जो है सेल तो होना ही होना चाहिए, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ। सेल भी बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेलीज नहीं होते। बट अगर उसे लिविंग है कहना है तो उसके पास कम से कम सेल होने ही चाहिए। सेल्स मिलकर बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू मिलके बना देंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बना देगा ऑर्गन सिस्टम। मल्टी सेलुलर, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के लिए। और ऑर्गन सिस्टम्स बहुत सारे मिलकर बनाते हैं कंप्लीट ऑर्गन, है ना? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। ऑल लिविंग organisms are composed of living cells। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो है सेल होना ही होना चाहिए, लिविंग सेल। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास एक सेल जरूर मिलेगा। हो सकता है भाई उसके पास सिंगल ही सेल हो, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है उसके पास जो है सिंगल सेल हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो मल्टी सेलुलर हो ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके पास बहुत सारी सेल्स हों, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। बट सेल जरूर, है ना? तो देखिए हम लोग बोलते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, भाई सेल अगर है तो वो living है। यानी हर लिविंग में 100% लिविंग में लिविंग सेल की हम लोग बात करते ही करते हैं। एंड किसी भी नॉन लिविंग में जो है वहां पर हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया क्या था? 100% इन लिविंग, 0% इन नॉन लिविंग। Yes, cellular organization is a defining property of living organisms और defining characteristics of a living organism। साथ में हम लोग को एक बात याद रखनी है कि वायरसेस लैक्स सेलुलर स्ट्रक्चर, इसलिए
अगर वो होस्ट से बाहर है तो हम लोग बोलते हैं वो नॉन लिविंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ऐसे समझो यार, एक सेल को सेल कहलाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, है ना, एक साइटोप्लाज्म होना चाहिए जहाँ पे उसकी अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल सके, जो हम लोग मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, है ना, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर मैं बोलूँ कोई भी एक आउटर बाउंड्री होनी चाहिए। अब वायरस के पास आउटर बाउंड्री है, कैप्सिड है, ठीक है, अब उसके पास जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, बट है जेनेटिक मटेरियल, बट उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, उसकी खुद की कोई भी यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं चल रही, तो कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर उसके पास नहीं है। तो वायरसेस को हम लोग बोलते हैं कि भाई इनके पास कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो जब ये होस्ट से बाहर है तो ये नॉन लिविंग। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शन जो है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे चल रही है, टोटल जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस और ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring in an organism's body, occurring in an organism's body, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेटाबॉलिज्म जो है दो टाइप की रिएक्शन से मिलकर बनता है। सबसे पहले दो टाइप की रिएक्शन से मिलकर बनता है, कैटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिक रिएक्शंस प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कट करना, ब्रेक डाउन करने वाली रिएक्शंस। कैटाबॉलिज्म में कौन सी आ गई हमारी? ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गई। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज एनर्जी। एनाबॉलिज्म कौन सी हो गई हमारी? जहां पर किसी भी चीज का सिंथेसिस हो रहा हो, है ना, फॉर्मेशन हो रहा हो, सिंथेसिस हो रहा हो, यानी कि वहां पर एनर्जी यूज हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जहां पर एनर्जी यूज हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया हमारा? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की हम लोगों ने इन जनरल डेफिनेशन की बात करी। देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है आर ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। सो ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, एंड किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये बेंच, ये टेबल, यहाँ पर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर नहीं चल रही है ना, तो ये जो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म नहीं है। बट हर लिविंग में, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं एक साथ, है ना, जब तक मैं बोल पा रहा हूँ, मैं ऐसे मूवमेंट कर पा रहा हूँ, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, हर नॉन लिविंग में नहीं होता। यस, इट expects or meet our defining property criteria. It is an defining property and characteristics of living organism. उससे पहले भी देखो एक चीज और, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उनको आउटसाइड लिविंग बॉडी और आउटसाइड लिविंग सेल इन सेल फ्री सिस्टम जो है, फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब्स में हम लोग इन विट्रो में कर सकते हैं। सेल फ्री सिस्टम में हम लोग जो है टेस्ट ट्यूब में फॉर एग्जांपल जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो हो सकती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं इन विट्रो में, उनको ना तो हम लोग लिविंग बोलते हैं, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो हमारा जो ये क्राइटेरिया था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का कि भाई 100% लिविंग में 0% नॉन लिविंग में, टेस्ट वाली रिएक्शन तो जो है वहां से बाहर ही हो गई। एक सिमिलर ही होती है जो हमारी बॉडी में, लिविंग बॉडी में जो रिएक्शन चल रही है, लिविंग रिएक्शन चल रही है, उसके जैसे ही होती है, बट सेल फ्री सिस्टम में हो रही है ना। असल में तो ये सिमिलर ही होती है, सिमिलर टू लिविंग रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही है।
केमिकल बेसिस पे अगर हम लोग देखें, पर इसको ना हम लोग जो है लिविंग में काउंट करते हैं ना नॉन लिविंग में काउंट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं हम लोग। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास ग्रोथ। अब ग्रोथ की अगर हम लोग एक डेफिनेशन की बात करें तो इट इज इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर उनके पार्ट, और इवन एक इंडिविजुअल सेल की भी हम लोग बात करें तो भी वहां पर उसका साइज बढ़ जाना, ठीक है, इसको जो है हम लोग जो है ग्रोथ बोल रहे हैं। पर याद रखना इरिवर्सिबल इंक्रीज, कई बार तो जो है यहाँ पर हम लोग इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको भी ग्रोथ में ही काउंट करते हैं, बट इरिवर्सिबल है ना। तो इरिवर्सिबल की हम लोग बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल और परमानेंट क्या चीज, इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि मास बढ़ जाए और उसका कोई पार्ट जो है वो उसका साइज बढ़ रहा हो, ठीक है, भले वो एक सिंगल सेल ही हो, या फिर जो है इंक्रीज इन मैं बोलूँ मास हो जाए और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो जाए, उसको जो है हम लोग ग्रोथ। देखिए बोथ मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। यहाँ पर ये चीज फिक्स है कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म में भले ही वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन से ही हो रही है। यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, डिवाइड्स बाय सेल डिवीजन। बट थोड़ा सा डिफरेंस भी है हमारे पास। अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो हम लोग बोलते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दोनों का अपना अपना एक रोल है, दोनों हम लोग अलग से है ना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट और एनिमल की बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में तो जो है लाइफ टाइम जो है थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करते रहता है प्लांट। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मेसमेटिक टिश्यूज और मेसमेटिक सेल्स उसकी बॉडी में लाइफ टाइम के लिए। वह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स में तो जो है प्लांट्स में जो है ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। क्यों? बिकॉज ऑफ presence of meristematic tissue। बट एनिमल्स में जो है एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद सेल जो है डिवाइड कर कर उसकी ग्रोथ में जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहे, वो बस जो लॉस्ट सेल्स या फिर वोर्न आउट सेल्स हैं, कोई सेल डेड हो गई, उनको रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। ग्रोथ में उसका जो है उसका रोल प्ले नहीं हो रहा है एनिमल्स में आफ्टर ए सर्टेन एज। भाई इन एनिमल्स ग्रोथ जो है हमारे पास occurs up to a certain age। growth occurs up to a certain age कि भाई उस एज के बाद जो है सेल जो है डिवाइड होते हैं, पर ओनली टू रिप्लेस वोर्न आउट और लॉस्ट सेल्स। सेल्स डिवाइड ओनली टू रिप्लेस वोर्न आउट और लॉस्ट सेल्स। ये तो हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करी। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर इंक्रीज इन मास तो कंसिडर होता ही होता है ग्रोथ के अंदर, ठीक है, पर वहां पर जो है ग्रोथ हो गया, सेल डिवीजन या फिर रिप्रोडक्शन हो गया, ये हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सॉरी इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली होता है, हम लोग अलग अलग नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, उसमें जो है सेल डिवीजन हो रहा है धीरे धीरे, यही उसके लिए नंबर बढ़ गया है, ग्रोथ है, यही उसके लिए रिप्रोडक्शन है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है हमारे पास ग्रोथ,
cell division and reproduction are mutually inclusive events. मतलब ये जो है साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, occurs simultaneously. इंक्रीज इन मास इज आल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई। पर देखो अगर मैं इन जनरल यहाँ पर ग्रोथ की बात करूँ, हम लोग बोलते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है कि 100% इन लिविंग एंड 0% इन नॉन लिविंग, ठीक है। पर फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स, सैंड माउंट्स, बोल्डर्स, ये भी जो है एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर उनके सरफेस पे होने की वजह से जो है हमें लगता है कि ग्रोथ हो रहा है ना। तो वहां पर भी हम लोग बोलते हैं ना इंक्रीज इन साइज हो रहा है, वो भी ग्रोथ ही है एक तरीके से, है ना। पर हम लोगों ने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए बोला था कि भाई ये तो जो है 0% नॉन लिविंग होने चाहिए। पर हमारे पास कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि हमारे पास माउंटेन्स, सैंड बाउंड्स, सैंड माउंट्स रेगिस्तान में हमारे, ठीक है, या फिर बोल्डर्स हो गए, इनके ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर होता है बाहर के सरफेस पे, एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर ऑन एक्सटर्नल सरफेस, जिसको हम लोग जो है एक्रीशन भी बोलते हैं, इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ये भी ग्रो करते हैं, है ना। तो हमने बोला था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए 0% इन नॉन लिविंग, ये तो हमें नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिल गई। तो ग्रोथ जो है इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रोथ जो है नॉन डिफाइनिंग, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। पर अगर मैं ग्रोथ को भी जो है दो पार्ट डिवाइड कर दूं कि भाई इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ तो हम लोगों ने देख ही लिया भाई, हमारे पास एक्रीशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर ऑन एक्सटर्नल सरफेस हो रहा है, ये तो हम लोगों ने नॉन लिविंग थिंग्स में भी दिखाई दिया, ऑल्सो शोन बाय नॉन लिविंग थिंग्स। पर जो इंटरनल ग्रोथ है, अंदर से जो ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ जिनको हम लोग इनटू ससेप्शन भी बोलते हैं, इनटू ससेप्शन, ये जो है सिर्फ लिविंग बींग्स में दिखाई देता है, यानी होता है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता। तो अगर आपसे सिर्फ ग्रोथ के बारे में पूछे तो इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर आपसे पूछे इंटरनल ग्रोथ, यस इंटरनल ग्रोथ कैन बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर, ठीक है। डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो ग्रो, डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो, क्योंकि देखो और डेड ऑर्गेनिजम्स को तो हम लोग लिविंग बीइंग भी नहीं बोलते, वहां पे कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रही है। हमने तो बोला था कि मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, भाई अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर इन जनरल डेफिनेशन बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हो गया, जिसके पास मोर और लेस सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स से वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं। भाई मोर क्यों, सेम स्पीशीज है, लेस सिमिलरिटी हम लोग क्यों बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं की, वहां पे वेरिएशंस भी आते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन को मैं बोलता हूँ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar पेयर्स। मोर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, वो जो है सेम स्पीशीज के हैं। भाई लेस सिमिलर वाले पॉइंट पे हमने क्यों बोला, क्योंकि वो वेरिएशंस भी आ रही हैं।
अब रिप्रोडक्शन जो है वो भी हमारे पास ना दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात कर लेते हैं भाई, हमारे पास जो है मेल एंड फीमेल में रेस्पेक्टिव गैमेट्स बनते हैं, फीमेल में एग, मेल में स्पर्म, फिर उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद हमारे पास जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है, वो एम्ब्रियो बनेगा, एंटायर अल्टीमेटली इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट ना हो, without formation and fusion of gametes, without formation and fusion of gametes। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है हम लोग उसमें बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल फंजाई जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। ईस्ट हो गया एनिमल में, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया फंगस हमारे पास जो बडिंग शो करता है। प्लेनेरिया जो है वो ट्रू रीजनरेशन शो करता है कि भाई एक प्लेनेरिया को अगर मैं ऐसे बीच में से काट दूं तो वो जो है दोनों पार्ट जो है कंप्लीट प्लेनेरिया बना लेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। जो हमारे पास हमारी लिजर्ड्स में मिलती है, टेल रीग्रो हो जाती है, उसको मैं बोलूँ सिर्फ रीजनरेशन, क्योंकि डेड पार्ट यानी कि जो उसने टेल अपनी हटा दी है सिर्फ वो ही रीग्रो हो रही है, उस टेल से कंप्लीट लिजर्ड नहीं बन रही है। ट्रू रीजनरेशन मतलब मैंने एक ऑर्गेनिज्म को बीच में से काट दिया एंड जो दो पार्ट बने वो दोनों ही बाद में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे, इसको हम लोग देखने को मिलता है ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में। फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है हमारे पास फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में हो गया, एंड प्लांट्स में भी प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। मोसिस जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पर हम लोग देखते हैं एक स्टेज है प्रोटोनिमा, जो कि ग्रीन कलर का क्रीपिंग ब्रांच्ड फिलामेंटस स्टेज है मोसिस का लाइफ साइकिल का, जिसपे स्पोर्स भी बनते हैं और प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सबसे पहले डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए तो यही तो पॉइंट था, क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? बोल देखो यार, हर लिविंग में तो नहीं मिलता है। सबसे पहली लाइन में ही हमारे पास जो है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि भाई कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं मेरे पास, जैसे कि म्यूल्स हो गए, खच्चर जो होते हैं, है ना। हनी बीज में जो फीमेल वर्कर बी है उसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट ड्यू टू एनी एबनॉर्मेलिटी और एनी रीजन कोई ह्यूमन कपल जो है वो इनफर्टाइल है, प्रोजेनी प्रोड्यूस ना कर पाए ड्यू टू एनी एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। तो सबसे पहली लाइन में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वाली में हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि हमने बोला था 100% इन लिविंग होना चाहिए, हमारे पास तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऐसे एग्जांपल मिल गए जिनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। हम लोग बोलते हैं कि reproduction is not a defining, reproduction is not a defining property of living organism। सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लिविंग है या नहीं है। ये हो गई हमारी चौथी। पांचवी कैटेगरी है हमारे पास कॉन्शियस। देखो कॉन्शियसनेस की हम लोग बात करें कि भाई मोस्ट ऑब्वियस बट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कोई भी रिस्पॉन्स करना, है ना, किसी भी एक्सटर्नल जो हमारे पास एनवायरमेंटल हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो आ रहा है, सिग्नल जो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। सबसे पहली लाइन तो हमारे पास ये आती है कि भाई परहैप्स मोस्ट ऑब्वियस, most obvious and yet technically complicated, technically complicated feature of all living organisms। कॉन्शियसनेस बहुत ऑब्वियस और बट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, बहुत सारी हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हो रही है एक साथ जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स दे पाते हैं, है ना। तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया भाई? इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
टू सेंस देयर सराउंडिंग कि भाई उसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट and respond to these external stimuli. Respond to these external stimuli. अब जो external stimuli है, can be physical, it can be chemical, can be biological. कि भाई हमारे फिजिकल में आ गए हमारे लाइट, वाटर एक्सेट्रा, लाइट, वाटर एक्सेट्रा। केमिकल में आ गए हमारा एसिड, बेस आ गया। बायोलॉजिकल में आ गया हमारे पास अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, है ना। उनका कोई भी वहां पर एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि सिग्नल आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, यानी कि सेंस करना चेंज इन एनवायरनमेंट। बोल सकता हूँ ना कि भाई सेंस करना इनके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, सेंस चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, सेंस चेंजेस इन एनवायरनमेंट। भाई देखो फॉर एग्जांपल हम लोग फिजिकल में लाइट की बात देखो, हमारे पास जो है अगर हम लोग समर एंड विंटर की बात करें, समर्स में लाइट जाता है, टेम्परेचर जाता रहता है, ठीक है। विंटर्स में लाइट थोड़ी सी कम होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। तो बेसिक पॉइंट है कि भाई जो हमारे पास ये सीजन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, लाइट उसमें ना बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है सीजनल वेरिएशन में, है ना। तो हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई फोटो पीरियड क्या है। एक हमारे पास टर्म आता है फोटो पीरियड, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर ऑफ लाइट। एंड जो ये फोटो पीरियड जो है, इट इन्फ्लुएंसेस रिप्रोडक्शन इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट, इट इन्फ्लुएंसेस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे बोले, देखो एनिमल्स में हम लोग को बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स देखने को मिलते हैं ना। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सेंस करते हैं कि भाई रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जो आ रही है सीजन्स में जो अलग अलग हो रही है, और उसके बेसिस पर जो है उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो भी अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सेंस करते हैं चेंजेस इन सीजन्स किसकी वजह से, बाय रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, बाय रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है। प्लांट्स में कैसे अफेक्ट करता है, भाई एनिमल्स में तो सीजनल ब्रीडर्स हो, बोले प्लांट्स में क्या है, बोले यार प्लांट्स में हमारे पास फ्लावरिंग जो है वो फोटो पीरियड पे डिपेंड करता है। फ्लावर्स हैं, मान लो एंजियोस्पर्म्स हैं, भाई उसमें फ्लावर्स ही तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावरिंग बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट और फोटो पीरियड, ठीक है। अब एक और टर्म आती है हमारे पास सेल्फ, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट देमसेल्फ। ओनली ह्यूमंस शोज अवेयरनेस अबाउट देमसेल्व्स। हम लोग बोलते हैं कि भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है सिर्फ ह्यूमंस में होती है, ओनली शोन बाय ह्यूमंस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयरनेस अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास ना एक थोड़ा सा जो है ये एक पॉइंट आता है कि यार पेशेंट जो है कोमा में जो है उसको आप कितना भी बोल लो कोई रिएक्ट नहीं करता, उसको पीट लो तो भी रिएक्ट नहीं करेगा। बोले अभी तो आपने बोला था कॉन्शियसनेस तो जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स देना हो गया, बोले मैं उसको पीट रहा हूँ उठ ही नहीं रहा। कॉन्शियसनेस की हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्स, भाई उसका एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा कि भाई उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है, उसके अकॉर्डिंग कोई डिजीज तो होगी,
उसको हम लोग मार रहे हैं, जिस एरिया पे मार रहे हैं वहां की सेल्स जो है उन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो दिखा रही है कि भाई इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर सेल्स मर जा रही है ना। तो कॉन्शियसनेस तो है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो आ रहा है, वहां पे सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। उन पेशेंट्स को, जो कोमा पेशेंट्स जो हैं, उनको हम लोग ब्रेन डेड बोलते हैं, ना कि नॉन लिविंग। कोमा पेशेंट आर brain dead. They have no self consciousness, no self consciousness, but consciousness है उनके अंदर, but consciousness is present। वहीं पर आप एक नॉन लिविंग ले लो, ये टेबल ले लो भाई, इसको कितना भी पीट लो, कुछ भी कर लो, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये थोड़ी ना इन्फ्लेमेशन शो कर रहा है। यानी कि अगर हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वाले क्राइटेरिया पे चले कि भाई हर लिविंग बीइंग में होनी चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, यस, कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक सब में है, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग, है ना, 0% इन नॉन लिविंग थिंग। यस, consciousness is a defining property of living organism। हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की, 5 प्रॉपर्टी की बात करी भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। भाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो वो हो गई जो हर लिविंग में प्रेजेंट है ही है, अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर होना चाहिए। भले ही वर्कर हनी बी की हम लोग बात कर रहे थे कि भाई उसमें रिप्रोडक्शन नहीं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग जो है सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे उसको थोड़ी ना नॉन लिविंग बोल देंगे, है ना। देखो, रिप्रोडक्शन नहीं है बट उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, यानी कि सारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है उसके अंदर। क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए तो हमने बोला 0% इन नॉन लिविंग, 100% इन लिविंग, ठीक है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी होगी, हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियस। नॉन डिफाइनिंग में हम लोगों ने 2 पढ़ी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, की भाई सिर्फ इनके बेसिस पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो लिविंग है या, ठीक है। अब देखो, लिविंग्स की हम लोग बात कर ही रहे हैं, हमारे पास ना एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस, ठीक है। भाई ऑल लिविंग फिनोमेनन जितने भी हो रहे हैं आर ड्यू टू सम अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, कि भाई लोअर लेवल जो है वो इंटरेक्ट करेंगे और हर बार जो है एक नया एडवांस प्रॉपर्टी, हायर लेवल जो है वो अमर्ज होकर आएगा, है ना। तो हम बोलते हैं कि ऑल लिविंग फिनोमेनन्स आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, ठीक है। कि भाई देखो, हमारे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट बायोमोलिक्यूल जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और ऑर्गेनली एक एडवांस फॉर्म, ठीक है, बायोमोलिक्यूल से एडवांस फॉर्म वहां पर इमर्ज हुई है, बायोमोलिक्यूल से एडवांस वाली ऑर्गेनली जो है वो इंटरेक्ट करेंगी, और एक और ज्यादा एडवांस फॉर्म जो है इमर्ज हुई, जैसे सेल्स ने इंटरेक्ट करके बनाया टिश्यू, है ना। तो इंटरेक्शन के लिए हम लोगों ने बोला कि भाई इंटरेक्शन एट lower level always gives rise to some emerging, या फिर मैं बोलूँ advanced properties at higher level, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे आज की। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है हम लोग बोलते हैं कि भाई सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवोल्यूशन हो रहा है उनके अंदर, वो इवोल्व हो रहे हैं, इवोल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरेक्टिव सिस्टम है, इंटरेक्शन चल रही है उनके अंदर, इंटरेक्टिव सिस्टम्स है जो कैपेबल है
of responding to our external stimuli, यानी कि consciousness responding to external stimuli। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई लिविंग क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिसाइड करती है कि भाई कोई लिविंग है या नहीं है ना। हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हम लोगों ने, कॉन्शियसनेस पढ़ा। हम लोगों ने बोला इनसे 3 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, जो 100% इन लिविंग है, 0% इन नॉन लिविंग विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। वहीं पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते, कि सिर्फ इनके बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लिविंग है या नहीं। हम लोगों ने देखा कि भाई इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस क्या होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको हमारे क्लास नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एंड इफ यू नॉट प्रॉपर नोट्स फॉर दिस चैप्टर, उसका लिंक भी जो है वेबसाइट का हमारे का डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।